आज हमारे पास एक ऐसी किताब है जिसका टाइटल सब कुछ कह देता है, पीटर हॉलिंस की थिंक लेस डू मोर। आइडिया बहुत सीधा है, ज्यादा सोचने की आदत पर काबू पाना और बस काम शुरू कर देना। और ये उन सब के लिए है जो कभी ना कभी उस क्या कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस के जाल में फंसे हैं। मतलब किसी काम के बारे में इतना ज्यादा सोचना, इतने प्लान्स बनाना कि आखिर में वो काम कभी हो ही नहीं पाता। हम सब ने ऐसा कभी ना कभी किया है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को ना एक मिशन की तरह देखते हैं। चलिए एक बहुत ही आम समस्या लेते हैं। मान लीजिए कोई अपना ब्लॉग शुरू करना चाहता है। ओके। 1 साल से सोच रहा है, टॉपिक सोच लिया, नाम सोच लिया, शायद डिजाइन भी सोच लिया, लेकिन आज तक एक भी पोस्ट नहीं लिखा। ये बहुत कॉमन है। तो आज हम इस किताब के सबकों का इस्तेमाल करके देखेंगे कि वो इस सोच के जाल से बाहर कैसे निकल सकता है। ये एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ ब्लॉग शुरू करने के बारे में नहीं है। ये कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने, कोई नई आदत डालने या किसी भी ऐसे काम को करने के बारे में है जिसे हम टालते रहते हैं। ये उस पहली रुकावट को तोड़ने के बारे में है जो अक्सर हमारे दिमाग में होती है, असल दुनिया में नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है जड़ता यानी इनर्शिया पर काबू पाना। किताब कहती है कि बस शुरुआत करें, भले ही वो परफेक्ट ना हो। परफेक्शनिज्म को ये प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन बताती है। तो हमारे उस ब्लॉगर दोस्त के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि वो जो अपने पहले ब्लॉग पोस्ट के बारे में सोच रहा है ना कि एकदम शानदार होना चाहिए, हाँ, कि वायरल हो जाना चाहिए, उसे इस उम्मीद को कम से कम अभी के लिए छोड़ना होगा। पहला कदम परफेक्शन नहीं, सिर्फ एक्शन होना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब बस कुछ भी लिख दे? हाँ बिल्कुल। उसे ये लक्ष्य नहीं रखना चाहिए कि मैं आज एक बेहतरीन ब्लॉग पोस्ट लिखूंगी। लक्ष्य होना चाहिए मैं आज सिर्फ 15 मिनट के लिए लिखूंगी, चाहे कितना भी बेकार क्यों ना हो। अच्छा। या मैं सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखूंगी। जब हम स्टैंडर्ड्स इतने नीचे ले आते हैं तो शुरू करने का जो डर होता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर वो न्यूटन वाला लॉ काम करता है ना, An object at rest stays at rest। Exactly। परफेक्शन की जो चाहत है वो उस शुरुआती घर्षण या फ्रिक्शन को इतना बढ़ा देती है कि हमारी गाड़ी कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाती। एक बार जब आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाते हैं, चाहे वो एक बुरा पैराग्राफ ही क्यों ना हो, तो एक मोमेंटम बन जाता है। और उस मोमेंटम को बनाए रखना रुके रहने से कहीं ज्यादा आसान है। ठीक है, ये बात समझ में आई। पहला कदम उठाओ, चाहे वो कितना ही छोटा और इम्परफेक्ट क्यों ना हो। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम आती है। क्या? हमारा ब्लॉगर दोस्त शायद कहे, यार लिखने का मोटिवेशन ही नहीं आ रहा। हाँ। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम काम करेंगे, लेकिन किताब इस पूरी सोच को ही पलट देती है। हाँ, और ये शायद इस किताब का सबसे क्रांतिकारी आइडिया है। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन काम करने की वजह है, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन काम करने का नतीजा है। ये एक फीडबैक लूप की तरह है। इसे थोड़ा और समझाइए, ये फीडबैक लूप ये कैसे काम करता है? सोचिए, उस ब्लॉगर ने बिना मन के 15 मिनट लिखने का फैसला किया। उसने एक बहुत ही साधारण सा पैराग्राफ लिखा। जैसे ही उसने वो किया, उसके दिमाग को एक सिग्नल मिला, मैंने कुछ पूरा किया। ये एक छोटी सी जीत है। अच्छा। इस छोटी सी जीत से थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ता है, और वो बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आपको थोड़ा और काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो लूप ऐसा है, एक्शन, फिर छोटी जीत, फिर आत्मविश्वास, और फिर और एक्शन लेने की प्रेरणा। मतलब मोटिवेशन कोई जादुई चीज नहीं है जो आसमान से टपकेगी, हमें उसे खुद पैदा करना पड़ता है एक्शन लेकर। बिल्कुल। आत्मविश्वास सोचने से नहीं, करने से आता है, चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो। जिम जाने के लिए मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, बस अपने जूते पहनकर घर से बाहर निकलिए। वो छोटा सा एक्शन बाकी सब कुछ शुरू कर देगा। तो हमारे ब्लॉगर ने एक बुरा सा पहला ड्राफ्ट लिख लिया, अब उसे पब्लिश करना है। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा डर सामने आता है, रिस्क का डर। क्या होगा अगर किसी ने पसंद नहीं किया? क्या होगा अगर लोगों ने मजाक उड़ाया? किताब रिस्क के बारे में क्या कहती है? किताब कहती है कि हमें रिस्क को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हर रिस्क अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और कुछ नया सीखने का एक मौका है। लेकिन हाँ, यहाँ एक जरूरी फर्क समझना होगा। किताब आंख बंद करके जुआ खेलने के लिए नहीं कह रही है। हाँ, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क और बेवकूफी में अंतर है। सही कहा। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है कि आप सबसे बुरे नतीजे के बारे में सोचते हैं। तो हमारे ब्लॉगर के केस में सबसे बुरा क्या हो सकता है? यही कि उसके पहले पोस्ट पर कोई कमेंट नहीं आएगा, या कुछ लोग कहेंगे कि ये अच्छा नहीं है।
क्या ये दुनिया का अंत है? नहीं। तो फिर असफलता या फेलियर को कैसे देखा जाए? फेलियर को एक डेटा पॉइंट की तरह देखिए। डेटा पॉइंट? हाँ, अगर पहले पोस्ट पर कोई रिएक्शन नहीं आया तो ये एक जानकारी है। शायद टॉपिक दिलचस्प नहीं था या शायद हेडलाइन अच्छी नहीं थी। ये फेलियर नहीं है, ये फीडबैक है। ये डेटा आपको अपना अगला पोस्ट बेहतर बनाने में मदद करेगा। सही। जो लोग फेलियर से डरते हैं वो कभी ये जरूरी डेटा इकट्ठा ही नहीं कर पाते। यही तो ग्रोथ माइंडसेट है। ठीक है, तो ब्लॉगर ने हिम्मत करके पोस्ट पब्लिश कर दिया। अब उसे रेगुलरली लिखना है, लेकिन आजकल फोकस बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोशल मीडिया है, ईमेल है, हजार डिस्ट्रैक्शंस हैं। बहुत ज्यादा। इसके लिए किताब एक बहुत दिलचस्प टूल देती है, टू डू लिस्ट के साथ साथ एक डोंट डू लिस्ट बनाना। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हम हमेशा इस पर फोकस करते हैं कि क्या करना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्या नहीं करना है, ये भी उतना ही जरूरी है। लेकिन डोंट डू लिस्ट बनाना क्या एक और काम नहीं पड़ा देता? मतलब अब मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या नहीं करना है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? शुरुआत में लग सकता है, लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा अटेंशन मैनेजमेंट है। अटेंशन मैनेजमेंट? हाँ, हमारी ध्यान देने की क्षमता एक लिमिटेड रिसोर्स है। आप एक लिस्ट बनाते हैं उन आदतों की जो आपकी एनर्जी और फोकस को खत्म करती हैं। जैसे मैं सुबह उठने के 1 घंटे तक सोशल मीडिया नहीं देखूंगा, या मैं लिखते समय अपना फोन दूसरे कमरे में रखूंगा। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है बर्नर लिस्ट का। हाँ, सोचिए आपके पास एक गैस स्टोव है जिस पर 4 बर्नर हैं। आप एक साथ चारों पर सब कुछ नहीं पका सकती। आपको चुनना होगा कि कौन सी डिश फ्रंट बर्नर पर है जिस पे आपका पूरा ध्यान है और कौन सी बैक बर्नर पर है जो धीमी आंच पर पक रही है। बिल्कुल। हमारा ब्लॉगर तय कर सकता है कि इस हफ्ते उसका ब्लॉग लिखना फ्रंट बर्नर पर है और नया कैमरा रिसर्च करना बैक बर्नर पर। हाँ। ये आपको स्पष्टता देता है कि अपनी सबसे कीमती ऊर्जा कहाँ लगानी है। ये मानसिक ऊर्जा को बचाने वाली बात बहुत दिलचस्प है, और यहीं से हम 5वें सबक पर आते हैं। हाँ। सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल। इसका मतलब है छोटे छोटे फैसलों को ऑटोमेट कर देना ताकि बड़े फैसलों के लिए एनर्जी बची रहे। स्टीव जॉब्स का रोज एक जैसी टी शर्ट पहनना इसका क्लासिक उदाहरण है। और ये सिर्फ मशहूर लोगों के लिए नहीं है। सोचिए एक माता पिता के बारे में जो हफ्ते भर के बच्चों के लंच की तैयारी रविवार को ही कर लेते हैं। अच्छा। ये भी एक सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन है। उन्होंने रोज रोज आज क्या बनाना है कि छोटे फैसले को हटा दिया ताकि सुबह की जरूरी चीजों पर ध्यान दे सके। डिसीजन फैटिग कहते हैं ना? डिसीजन फैटिग हमारी फैसले लेने की क्षमता एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में छोटे छोटे फैसले लेकर खत्म होती जाती है। तो हमारा ब्लॉगर इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है? वो कई चीजें कर सकता है। जैसे वो फैसला कर सकता है कि मैं हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे लिखूंगा। अब उसे रोज ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कब लिखना है। या वो अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए एक फिक्स टेम्पलेट बना सकता है। ये छोटे छोटे सिस्टम्स उसकी मानसिक ऊर्जा को बचाते हैं ताकि वो उसे लिखने के क्रिएटिव काम में लगा सके। कमाल है। ये सब अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने के बारे में है। बिल्कुल। और यही हमारा आखिरी और छठा सबक है, अपने शरीर की एनर्जी की लय को समझना। ये सिर्फ टाइम नहीं बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट है। किताब में अल्ट्राडियन रिदम की बात की गई है। ये क्या है? ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल है। हमारा दिमाग और शरीर 90 से 120 मिनट के चक्र में काम करते हैं। इस चक्र के दौरान हमारा फोकस और एनर्जी का लेवल बढ़ता है और फिर स्वाभाविक रूप से गिरता है। मतलब हम पूरे दिन एक ही लेवल पर काम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप अपनी एनर्जी के साथ लड़ना बंद कर देते हैं और उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप महसूस करें कि आपकी एनर्जी चरम पर है, तब अपने सबसे मुश्किल और क्रिएटिव काम करें। जैसे हमारे ब्लॉगर के लिए ये लिखने का समय होगा। हाँ। और जब 90 मिनट बाद आपको लगे कि एनर्जी कम हो रही है, तो ब्रेक लें या फिर कोई हल्का काम करें, जैसे पुराने पोस्ट्स को फॉर्मेट करना या कमेंट्स का जवाब देना। मतलब हर घंटा बराबर नहीं होता। सुबह 10 बजे का 1 घंटा शायद दोपहर 3 बजे के 1 घंटे से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। बिल्कुल। ये अपनी एनर्जी का सम्मान करना है, ना कि उसे निचोड़ना। स्मार्ट काम करना इसी को कहते हैं, सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने को नहीं। तो अगर हम अपने उस दोस्त की कहानी पर वापस जाएं जो 1 साल से ब्लॉग शुरू करने की सोच रहा था, तो अब उसके पास एक पूरा रोड मैप है। एक तरह से उसे परफेक्ट पोस्ट का इंतजार नहीं करना, बस 15 मिनट लिखना है। सही। उसे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना, एक्शन से मोटिवेशन पैदा करना है।
फेलियर को डेटा की तरह देखना है, क्या नहीं करना है ये तय करना है, छोटे फैसले ऑटोमेट करने और अपनी एनर्जी की लय के हिसाब से काम करना है। और देखते ही देखते जो काम 1 साल से असंभव लग रहा था वो छोटे छोटे कदमों से हकीकत बन जाता है। संदेश बहुत साफ है, सफलता परफेक्ट प्लान से नहीं बल्कि छोटे लगातार लिए गए एक्शन से मिलती है। कम सोचिए, ज्यादा कीजिए। और इस चर्चा को खत्म करने के लिए मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ, सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए। ऐसा कौन सा एक छोटा इम्परफेक्ट काम है जो आप अगले 10 मिनट में कर सकते हैं? वो एक ईमेल भेजना, वो 5 मिनट की वॉक, या वो एक पैराग्राफ लिखना? वो क्या है? क्योंकि असली बदलाव सुनने से नहीं, करने से आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।